हमारे छठी विधानसभा का पहला सत्र कल समाप्त हुआ और इस लोकतंत्र के संदेश को लेकर कल विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। वहीं दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक में लोकतंत्र के विरुद्ध एक काला निर्णय लिया गया। वह निर्णय है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। 1950 के 26 जनवरी को बाबा साहब ने जब संविधान को हम लोग आत्मसात कर रहे थे तो उन्होंने अपने वो ऐतिहासिक संबोधन में जो अंत किया था, वो आज भी जो भी लोकतंत्र पसंद लोग हैं उनके कानों में गूंजता होगा। उन्होंने एक आशंका जताई थी कि यह देश कहीं सामाजिक लोकतंत्र को खोकर अधिनायकवादी ना बन जाए और तानाशाही देश ना बन जाए। संविधान का हम 75 साल मना रहे हैं और उस वक्त ये गूंज निकल कर आया। संविधान का पाठ 20, जिसको हम लोग XX भी कह सकते हैं, उसके 368 आर्टिकल 368 में कहा गया कि संविधान के ढांचे में, संविधान के संशोधन में एक तो कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि होता भी है तो वो 2/3 सदस्य जो संविधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा है उस सदन से पारित होना चाहिए और उसका रेफरेंडम राज्य के 3/4 राज्यों के द्वारा होना चाहिए। लेकिन हमने जब कैबिनेट का प्रस्ताव देखने का काम किया तो उसमें ये 3/4 तो छोड़ दीजिए, 75% तो छोड़ दीजिए, 50% भी आवश्यकता नहीं। ये पहला खतरा। दूसरा खतरा जो पार्ट 6 है संविधान का, जिसमें आर्टिकल 168 से 212 तक राज्यों की अवधारणा। राज्य का गठन कैसे होगा 168 में बताया गया। इस संविधान में ये व्यवस्था भी दी गई कि हमारे यहाँ पर राज्यों में भी केंद्र की तरह बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो सकता है, मतलब द्विसभात्मक हो सकता है, और यूनिक कैमरल भी हो सकता है, एक सभात्मक व्यवस्था भी हो सकती है। यहां बहुत स्पष्ट है कि आर्टिकल 333 कहता है कि कम से कम एक राज्य में न्यूनतम विधानसभा की संख्या 60 होनी चाहिए। और न्यूनतम कैबिनेट 12 का होना चाहिए। और यदि किसी राज्य में यदि
द्विसदनात्मक व्यवस्था हो तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा उसका 1/3 सदस्य हो सकता है। हम लोग जानते हैं हमारे देश में कई राज्य जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और अब तो आसाम और ओडिशा ने भी निर्णय लिया है कि वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा और ये स्थायी परिषद होता है जिसमें हर 2 साल पर कुल सदस्यों की 1/3 की विदाई होती है, रिटायरमेंट होता है और फिर नए सदस्य चुने जाते हैं। वैसे परिस्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन संविधान की हत्या, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत गणराज्य की परिकल्पना की हत्या है। आप बताइए ये कैसा संभव होगा जब आर्टिकल 333 कहता है कि एक सदन से दूसरा सदन अधिकतम 6 माह के अंदर ही उसको बुलाना पड़ेगा। मतलब वो आर्टिकल भी आप समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि जहां 25 में चुनाव होगा, 27 में चुनाव होगा, 28 में चुनाव होगा, क्या है उन राज्यों का कार्यकाल 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का होगा और बाकी समय राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा? ये कौन सा ख्वाब है? क्या यह संघीय ढांचा पे आघात नहीं होगा? जो हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, केंद्र राज्य की बात करते हैं, हम जानते हैं कि कानून बनाने की शक्ति केंद्र को भी है, राज्य को भी है, कुछ मुद्दों पर दोनों को है। क्या वो शक्तियां समाप्त नहीं हो जाएंगी? कौन गारंटी लेगा? आप ही ने महाराज को तोड़कर, चलती हुई सरकार को तोड़कर दूसरी सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में चलती हुई सरकार को तोड़कर दूसरी सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में चलती हुई सरकार को तोड़कर दूसरी सरकार बना ली। क्या क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करने की यह साजिश नहीं है? क्या हम जैसे जो क्षेत्रीय दल, जो भाजपा जैसे लोकतंत्र विरोधी शक्ति को अपने राज्य में रोक देते हैं, राजद रोक देता है, तृणमूल रोक देता है, बीजद रोक देता है, द्रमुक रोक देता है, क्या हमारी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएगी? आपने शिवसेना को तोड़ा, अब उसको खा गए। एनसीपी को तोड़ा, अब उसको भी खा गए। क्या यही खेल चलेगा? हमको लगता है बहुत भयानक अंधेरे की ओर हम लोग जा रहे हैं। और ये पूरी कार्रवाई भारत के बुनियादी सवालों से मुंह मोड़ने के लिए। ये जो सोच है, ये मनुस्मृति का सोच।
उनकी जाति श्रेष्ठता की सोच है, सत्ता श्रेष्ठता की सोच है। क्योंकि 2025 आरएसएस का 100 वर्ष, इसी के साथ इनकी जो प्रवाह है वो आगे बढ़ रही है। हमने तो अपने राज्य में उस प्रवाह को रोका है। हमको लगता है कि आज जरूरत है, जहां पर भी लोकतंत्र के पहरेदार हैं वो आज एकत्रित हो जाए और ये जो निर्णय आने वाला है केंद्र सरकार का, जब प्रस्ताव के रूप में लोकसभा और राज्यसभा, तो जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके साथ है, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो लोजपा हो, या अन्य पार्टियां हो, उनको भी अपना खतरा भाप के अपने आप को अलग करना चाहिए, चाहे जनता दल ही हो। ये बहुत चिंता का विषय है। हमने अपनी पार्टी की राय आपके समक्ष रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी में रविंद्र राय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे झारखंड में जंगल राज वाली स्थिति हो गई है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं, उग्रवादी घटनाएं बढ़ रही है। अब देखिए, रविंद्र राय बेचारे, मैं उनको बेचारा इसलिए कह रहा हूं, कोई मुद्दा तो उनके पास है नहीं, लेकिन उनको टास्क दिया गया है प्रासंगिक बने रहने के लिए रोज कुछ ना कुछ बोला कीजिए। कल तक तो बाबूला जी सदन में बोले, आज तो सदन है नहीं, तो रविंद्र राय जी बोल रहे हैं। तो इसलिए ऐसा भी नहीं, अखबार में और आपके चैनल में हम लोग चाहेंगे कि उनकी भी बात थोड़ी बहुत रखी जाए। ये सही बात है कि चुनाव के समय में कुछ अखबारों ने और चैनलों ने हमें तो पूरे दौर से ही निकाल दिया था, लेकिन हम चूंकि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो विपक्ष को भी थोड़ा बहुत स्थान मिला, ये ख्वाहिश। लेकिन सवाल तो उन्होंने जो उठाया है जंगल राज, कानून व्यवस्था और चकरदर चाईबासा वाले इलाके में जिस तरह से सेंधरा हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने उठाया। राज्य के 24 जिलों को सेंसिटिव घोषित किया गया है। देखिए, ये एसओपीज है जो स्पेशल ब्रांच में जारी किया, क्योंकि बहुत सारे नवनिर्वाचित विधायक भी हैं। जो भी जंगल पहाड़ का दुर्गम इलाका है, उन जगहों के लिए एसओपीज है कि सब सावधानी से मूवमेंट करें। ये एक प्रोसीजर है, इसको उसी की तरह से। दादा, प्रधानमंत्री जी राज्य के संबंध में ठीक ढंग से रहे, उसको लेकर बैठक कर रहे हैं मुख्य सचिव के साथ। अब यही तो अधिकारी ही संभालेगा ना। राजा को क्या चाहिए? मंत्री, सेक्रेटरी का भी एक हिंदी में शाब्दिक अर्थ मंत्री भी होता है। तो अब प्राइम मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी से बात करेगा, क्योंकि वो तो डिप्यूट होता है यूपीएससी से, और चीफ मिनिस्टर तो डिप्यूट होता है लोकतंत्र से। यही डिफरेंस आप लोग को इतना देर तक हम आर्टिकल लेकर। दादा, एक सवाल है मेरा, पूछ लीजिए। सवाल ये है कि आज आप जो विरोध कर रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन का, जब रामनाथ कोविंद कमेटी ने आपसे राय मांगी थी आपकी पार्टी से, आपसे या राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी से, तो आप लोग मौन क्यों रह गए थे? आज विरोध कर रहे हैं। देखिए, राय सुनने के लिए मांगा जाता है।
जहां हमको लगता है कि मेरी बात सुनी ही नहीं जाएगी, आज आप चूंकि हमसे पूछ रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, जी हमने बुलाया आप आए, तो उसी तरह का वो रिश्ता बनना चाहिए। एक फॉर्मेलिटी जो होता है ना, आजकल हम लोग व्हाट्सएप में ई कार्ड देखते हैं, जिसको कार्ड भी भेजना हो गया और नहीं आने का संदेश भी हो गया, तो वही था वो। अच्छा दादा, एक सवाल है। अभी जो मैया सम्मान योजना को लेकर के जो चिट्ठी निकला है, तो क्या बीजेपी इसमें भ्रम फैला रही है? क्योंकि बाबूलाल जी ने कहा है कि आपने जो आप कह रहे हैं कि अयोग्यों को सूची से हटाया जाएगा, तो पहले क्यों आपने पैसा दिया? हम लोग पैसा किसी भी हाल में जो है अकाउंट से निकलने नहीं देंगे, और ये तमाम आपको क्या लगता है, राजनीति हो रहा है या फिर क्या? देखिए, जो चीजें लीगल पर्सपेक्टिव में होती है उसका रिस्पॉन्ड उसी हिसाब से होना चाहिए, ना कि कोई पॉलिटिकल उसका कोई जवाब होना चाहिए। यदि कोई क्राइटेरिया में नहीं है, बहुत सारी नियुक्तियां होने के बाद कुछ सालों के बाद जब उसको अवैध पाई जाती है तो हटा दी जाती है। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस पे बाधा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये भी तो न मतलब जेएमएम का प्रोसेस है न बीजेपी का प्रोसेस है। सरकार का ही प्रोसेस रहा है, तो सरकार तो जेएमएम की रही, तो क्या आपने गलतियां की शुरुआत में मैया सम्मान योजना? वो तो जब जांच होगा, यदि वैसा निकल के आएगा तो गलती है। तो देखिए, ह्यूमन एरर तो हो ही सकता है ना। ये तो पॉलिटिकल, चूंकि आप भी पॉलिटिक्स में हैं, जाहिर सी बात है कि संजय जी, मैं वही कह रहा हूँ, यदि कहीं चूक हुई होगी तो वो चिन्हित होगी तो फिर उसका रेक्टिफिकेशन होगा। और इस मंथ का कब तो क्या इसमें अधिकारी भी चिन्हित होंगे? क्यों नहीं होंगे? जब चिन्हित होने का है तो अधिकारी न चिन्हित होगा। अच्छा दादा, इस मंथ का पैसा कब तक चला जाएगा? 2500 रुपया। हमको लगता है कि वही जो हम जितना समझ पाए हैं वो था कि 1000 रुपए का एक पूरा प्रोग्रामिंग बना हुआ था। जी जी वो चूंकि 2500 हो गया है, जी। उसको मॉडिफाई करने में कुछ समय लग रहा है। तो कहा गया था कि मतलब एक हफ्ते के अंदर ही, मतलब 18-19 के अंदर ही चल जाए। वो हर महीने की 15 तारीख था उसमें, हर महीने की 15 11 तारीख था। 11 तारीख। तो चूंकि 1000 वाला ही था, फॉर्मेट बना हुआ था बैंक अकाउंट में, वो 2500 हो गया है। और बीच फाइनेंशियल ईयर में कुछ चेंज करने के लिए हमको एक बैंकर ने कहा कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, तो उसको 7 दिन के अंदर में अपडेट कर लेगा।